बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस हमारे पास जब रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ होगा तो हम किस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जी x में आप डायरेक्ट x की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये रूल है कि उसकी टेबल वैल्यू में z की वैल्यू दी गई होती है। z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है जो कि आपको टेबल वैल्यू कैलकुलेट करके देता है x के लिए, लेकिन हमें सबसे पहले x को z में कन्वर्ट करना पड़ता है। x को z में कन्वर्ट करने के लिए z का हमने फार्मूला पहले पढ़ा था कि z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये हमने z का फार्मूला पढ़ा था। z मतलब आपका जो वेरिएबल x दिया हुआ है, अगर उसमें से उसके मीन को माइनस कर दिया जाए और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड कर दें तो हमारा x कन्वर्ट हो जाता है z में। और फिर हम जब टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी देखने के लिए तो हमें z जो आंसर आया है उसको टेबल में से देखना होता है। ये मैं बड़ी क्लियरली अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने z की वैल्यू को टेबल वैल्यू से देखना है कि किस तरह से हम निकालते हैं। आज मैं उसी तरीके से आपको अप्लाई करना बताऊंगी कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी आर रैंडम वेरिएबल x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50 एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस दिया हुआ है 25। यहाँ पर ये देखें, आपका जो x है उसके लिहाज से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो बता दिया गया है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है x के ऊपर। इसका मीन आपको कहा गया 50 है और इसका वेरिएंस है 25। अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसी वेरिएंस का हम अंडर रूट ले लेंगे तो सिग्मा हमारे पास 5 आ जाएगा अंडर रूट लेने के बाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल फॉल बिटवीन। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो आपका x है इसकी वैल्यू फॉल करती है 0 से लेकर 40 तक। अच्छा, मीन्स ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि हमने ये जो आपके वर्डिंग में बात लिखी हुई है, जब हम इसको स्टैटिस्टिकल टर्म में लिखेंगे कि ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालें। आप प्रोबेबिलिटी को हम p से लिखेंगे, p प्रोबेबिलिटी निकालें कहाँ से, 0 से लेकर, और क्या x को देखना है हमने कि x जो है वो फॉल करता है 0 से लेकर 40 तक। x हमारा सेंटर में होगा, एक साइड पे हमारा 0 होगा, एक साइड पे हमारा 40 होगा। अब 0 से 40 इसको स्टाइल कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक, तो इसमें स्टाइल क्या होगा लिखने का, ये बात शो करने के लिए कि जी हमारा जो x है वो फॉल करता है बिटवीन 0 से 40। उसका यहाँ पर आपने इस साइड पर लेस और इक्वल का साइन और इस साइड पर भी लेस और इक्वल का साइन। मीन्स कि x जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, 0 से आगे ऑनवर्ड बड़ा है, 0 के बराबर है, और यहाँ पर जो है x 40 के बराबर है या 40 से छोटा है। तो इस बात को जो इन्होंने क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है, हमने ऐसे स्टैटिस्टिकल टर्म में इसको लिख ली जिस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है। उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी p मालूम करना है कि हमारा इट विल फॉल, x की बात हो रही है ये कि x जो है वो फॉल करता है 0 से लेकर 40 तक। अब हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको कैलकुलेट करनी है जी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, हमें समझ आ गया वो पूछना क्या चाह रहे हैं। अब सबसे पहले मसला ये है कि जी हम x की वैल्यू तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले x को चेंज करना होता है z के अंदर, x को ट्रांसफॉर्म करना है z में। मैंने आपको ये z का फार्मूला लिख दिया है। अब बारी बारी हम, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहली वैल्यू आपको 0 दी हुई है, दूसरी वैल्यू आपको 40 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं z के अंदर। सबसे पहले x की वैल्यू जो आपके पास 0 है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ z में, तो z में कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा जी 0, x की जगह पे मैंने 0 लिखा, माइनस म्यू हमारा दिया हुआ है 50, मैंने 50 लिख दिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस दिया हुआ है, तो जब आप वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा जी 5। 0 माइनस 50 रह जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -10। मीन्स हमारी x की वैल्यू 0 थी, लेकिन जैसे हमने उसे चेंज किया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z के अंदर ताकि हम टेबल में से वैल्यू देख सकें, तो वो कन्वर्ट होकर क्या बन गई, -10 बन गई, ठीक है। अच्छा जी, -10 आ गई है हमारे पास। अब हम दूसरी देखते हैं, आगे हमारे पास वैल्यू है 40। अब हम x की 40 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं z के अंदर चेंज करके। हाँ जी, अब ये x की 0, ये 40 के ऊपर, यहाँ पर हम z के आते हैं, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर अब लिखते हैं 40।
माइनस म्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड है, फिक्स है, ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं हमें पहले से, ठीक है। ये जो चीज़ दी हुई है इसी को यूज़ करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। एक्स की वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है। अब ये आ गया 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है हमारे पास। 40 माइनस 50 माइनस 10 रह जाएगा और ये 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। मीन्स अब यहाँ का z की वैल्यू -10 है, x अगर 0 है और अगर x 40 है तो z की वैल्यू -2 आ गई। अब जब हमने x को z में कन्वर्ट कर लिया तो यही प्रोबेबिलिटी अब हमें कैलकुलेट करनी है जी। प्रोबेबिलिटी 0 की जगह पर मैं लिख दूंगी -10 आ गई और जी x की कन्वर्ट होकर ये बन गया z और जी 40 पे आ जाएगा -2। अब मुझे ये कैलकुलेट करनी है। क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि जी मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देती, बल्कि वो z, जब तक आप अपने वेरिएबल को z में कन्वर्ट नहीं करेंगे आपकी टेबल से वैल्यू नहीं निकल सकती। इसी वजह से क्वेश्चन आपको x में दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, उस x को सबसे पहले z में कन्वर्ट कर देना है। x वाली वैल्यू को आप z में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। अब ये वो चीज़ आ गई जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, z की वैल्यू देखना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक और टर्म सीखने को मिली है कि जी हम x को कैसे z में कन्वर्ट करते हैं। आपने x को z में कन्वर्ट करना देखा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे अपना। ये मैं यहाँ पर ग्राफ बना रही हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास कर्व आ गई जी, इसके सेंटर में बिल्कुल 0 की होती है, यहाँ -∞ होता है, ये ∞ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब z की वैल्यू -10 से -2, माइनस वाली वैल्यूज़ दोनों इस साइड पर हैं आपकी, ठीक है, यहीं पर होगी। -2 भी इधर ही होगा, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे -2 है और -10 इससे आगे होगा, यहाँ पर -10 है। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब जी ये एरिया कैलकुलेट करना है। हमें पता था कि जी टेबल वैल्यू जब भी हम आंसर देखेंगे, यानी 2 पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी बताएगा, और उसके अलावा अगर आप 10 पे वैल्यू देखेंगे तो वो 0 से लेकर आपको 10 तक की बताएगा। लेकिन हमें तो ये पोर्शन चाहिए ना, दरमियान वाला, -2 से 10 तक का। हमने क्या करना है कि जी ये जो बड़ी हमारे पास एरिया निकल कर आएगा, इसमें से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारे पास शेडिड एरिया है ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि जी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे -10 से लेकर z की 0 तक, और उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी -2 से 0 तक, ठीक है। मीन्स जब आप 0 से -10 तक की देखोगे इस एरिया को टोटल, इसमें से हम 0 से -2 तक की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी ये जो आपका शेडिड एरिया बच गया है, ये शेडिड एरिया हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको देखने का तरीका बताती हूँ कि आप टेबल में से किस तरह से वैल्यू देखेंगे। ये जो हमारी पास एक बुक है बायोस्टैटिस्टिक्स की, मैं आपको दिखाती हूँ पहले से। ये बायोस्टैटिस्टिक्स की बुक है, इसके पेज नंबर 211 पे हम आते हैं। ये देखें 211 पर, यहाँ पर है जी एरिया फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास टेबल वैल्यू है, यहाँ से हम टेबल वैल्यू अपनी कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखें टेबल वैल्यू आपको मैक्सिमम जो दी हुई है वो 3.1 तक दी हुई है। 3.1 से आगे अगर जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0.5 के बराबर आ जाती है। मींस 3.1 के बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें ना 0.4993 इसकी लास्ट प्रोबेबिलिटी है, 0.4993। अब इसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 0.5 के बराबर आएगी, ठीक है। तो आपकी जो 3 से आगे अगर कोई भी वैल्यू आती है आपके क्वेश्चन में, जिस तरह से मुझे यहाँ पर देखनी है 10 पे वैल्यू, ठीक है, तो 10 पे वैल्यू देखने के लिए फिर इस टेबल में नहीं होती, आपने उसको क्या लेना होता है, 0.5 लेना है। 3 से आगे जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, जब मुझे 10 में देखनी थी, आपको ये तो पता है ना कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जो वैल्यू हमारी -10 में है हम +10 में देखेंगे वही वैल्यू -10 में आएगी, बिकॉज एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव और माइनस वाली नेगेटिव जो एरिया है वो सेम आता है। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि ये तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5, क्योंकि टेबल में 3 से आगे वैल्यूज़ नहीं दी हुई, 3.1 से आगे। और किस वजह से नहीं दी हुई कि 3.1 से आगे अगर आप जाते हैं तो वो तकरीबन वैल्यूज़ जो है वो 0.5 माइनर सा डिफरेंस होता है उसमें, अप्रॉक्सीमेटली वो 0.5 के ही बराबर होती है,
अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, हमने ये एरिया मालूम करना है, तो 0 से लेकर -2 तक, ठीक है। -2 का मतलब अगर मैं +2 पे जो वैल्यू देखूंगी वही -2 के लिए भी होगी। अब मैं टेबल से कैलकुलेट करती हूँ। 2 का मतलब है 2.00, आप देख सकते हैं 2.00, ये 2.0 है, ये लिखा हुआ। और इसकी थर्ड वैल्यू जो 0 में देखूंगी तो वो ये आ जाएगी 0.4772, इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं, इसको लिख लेती हूँ 0.4772, 0.4772। हम इसको अब माइनस करते हैं कैलकुलेटर से। 0.5 में से आप माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.4772, ये आ गया 0.0228। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है जी। यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ क्लियर 0.0228, ठीक है। ये मींस आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। जब हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 40 तक कि हमारी जो x की वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए, 0.0228 आपके पास आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में हमसे अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी थोड़ा सा आगे चेंज करके, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, अब मैं कहती हूँ आपने 0 से 40 तक निकाल ले। इसमें हम निकालते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x विल फॉल 55 एंड 100, यानी हम आगे करते हैं। हमारे पास इसी का बी पार्ट है, आपके पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है वो फॉल करता है 55 और 100 के दरमियान में। सेंटर में x है, इसको ऐसे मेंशन करेंगे जब हम स्टैटिस्टिकल टर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये आ गया, ये हमें कैलकुलेट करनी है। पहले उन्होंने कहा इसी क्वेश्चन के अंदर कि ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि हमारा जो x है वो 0 से 40 के दरमियान में फॉल करता है। अब हमने मालूम करना है कि हमारा जो x है वो 55 से लेकर 100 के दरमियान में फॉल करता है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने अपने x को कन्वर्ट करना है z के अंदर। z के अंदर कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार वही है। आपने क्या करना है जी, x में से माइनस करना है म्यू को और डिवाइड कर देना है सिग्मा से। यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझा दी है, यहाँ मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रही हूँ। देखें, अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 55 में से मैं माइनस करती हूँ मीन को, मीन मेरा है 50 इस क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा जी 5। अच्छा, ये तो मैंने न्यूमेरिकल वाली जो फिगर्स थी उसमें न्यूमेरिकली किया है। x अल्फ़ाबेटिकली है तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली करती हूँ, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। मतलब मैं इसमें जो काम कर रही हूँ वो तीनों के साथ कर रही हूँ। ये गिनती की फॉर्म में है तो इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही माइनस करके दिखा रही हूँ। ये आपका अल्फ़ाबेटिकली है तो अल्फ़ाबेटिकली लिख रही हूँ कि मैं x माइनस म्यू ओवर सिग्मा कर रही हूँ। अब यहाँ पे x की वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया जी। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 में से 50 गया, ये 5 रह जाएगा, 5/5, और ये हमारी टर्म क्या बन गई z। हमें पता है z का फार्मूला यही होता है। अच्छा जी, 100 में से 50 गया तो ये रह जाएगा 50/5, ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारी क्या चीज़ बनेगी, प्रोबेबिलिटी 5/5 1, और ये z, और ये 50/5 होगा तो ये क्या बन जाएगा 10। मीन्स अब जब हमारे पास हमसे पूछा जाएगा कि आपने x की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि x 55 और 100 के दरमियान लाई करता है, तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया z में, और z में आकर ये वैल्यूज़ बन गई। प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर हमें 10 तक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि हम किस तरह से 1 से लेकर 10 तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे 1 से 10 तक। ये 5/5 1 हो गया। सबसे पहले मैं आप इसका क्या करूँगी जी, ग्राफ बनाती हूँ इधर, क्योंकि ग्राफ के बगैर तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। हमारे लिए ग्राफ बनाना सबसे ज़रूरी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये मेरा आ गया जी 0, ये -∞ से ∞ तक जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ 1 से 10 तक ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं तो प्लस वाली साइड पे आएंगी। यहाँ आएगा 1 और प्लस वाली साइड पर यहाँ आ जाएगा 10। अब जी ये आ गया आपका, ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये शेडेड एरिया है आपका, ठीक है। हमें ये एरिया देखना है। अब वही बात जो यहाँ पर थी, ये क्योंकि माइनस वाली साइड थी, ये बस प्लस वाली साइड है, चेंज ये आ गया। जब हम 10 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टेबल में 10 पे वैल्यू देखेंगे तो वो 0 से 10 तक का एरिया आपको प्रोवाइड करेगा। जब मैं 1 पे टेबल में वैल्यू देखूंगी तो वो आपको 0 से लेकर 1 तक का एरिया प्रोवाइड करेगा। मुझे कहाँ से चाहिए, 1 से लेकर 10 तक।
मीन्स हम क्या करेंगे, इस बड़े एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये दरमियान वाला पोर्शन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब इस बात को मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मैं करने क्या लगी हूँ जी, मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी 0 से लेकर z की 10 तक और उसमें से माइनस कर दूंगी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z की 1 तक। हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। अब 0 से लेकर 10 तक, 0 से 10 तक मैंने अभी आपसे कहा है कि टेबल वैल्यू जो होती है वो 3 तक है हमारे पास, 3.1 तक। 3 से आगे जो भी नंबर होगा उसकी आपने एरिया देखना है तो वो 0.5 आएगा। अब यहाँ पर फिर यहाँ -10 था, फ़र्क ये यहाँ पे +10 है, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो -10 के लिए बात होगी वही +10 के लिए होगी, लिहाजा 0 से लेकर 10 तक का मतलब है कि ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस। अब हम देखते हैं जी 0 से लेकर 1 तक आपने क्या करना है, अपनी टेबल वैल्यू में 1 का मतलब क्या होगा 1.00, क्योंकि 1 से आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1.00 ये आपकी टेबल वैल्यू है 1.0, ठीक है, और इसके आगे ये 0, तो ये हमारे पास है 0.3413। इस टेबल में से आपने वैल्यू देखनी है 0.3413, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये 0.3413, 0.3413। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, मैं 0.5 में से माइनस कर रही हूँ जी, 0.5 माइनस 0.3413, ये आ गया 0.1587, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल कर आ गई है 0.1587, ठीक है। इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब ये इसका 2 पार्ट्स हो गए, यानी हमें अगर पूछा गया 0 से 40 तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने। उसके बाद हमसे पूछा गया जी अगर हमारी x की वैल्यू लाई करती है 55 से 100 तक तो फिर क्या निकलता है। इसके बाद आता है आपका सी पार्ट। सी पार्ट में है कि अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है जी, आपका जो x है वो है इट विल बी लार्जर देन 54। लार्जर का मतलब है कि x जो है वो बड़ा या बराबर है 54 से, ये आपने कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, यही सारा काम करेंगे। क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में पूछा गया है, हमने उसका आंसर निकालना है किस तरह से, पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना है z में, उसके बाद टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्राफ बनाने के बाद, और फिर हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे। z में कन्वर्ट करने का मतलब है कि x को z में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप करने हैं। एक स्टेप उसमें से मीन को माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड करना है, हमारा x z में कन्वर्ट हो जाएगा। जो काम अल्फ़ाबेटिकली कर लिया वो आगे हम न्यूमेरिकल वाली वैल्यू के साथ भी करेंगे। 54 हमारा x है, इसका मीन हमें दिया हुआ है 50, ये आपका मीन है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 5, ये वेरिएंस का जो मैं अंडर रूट लूँगी तो ये बन जाएगा 5। अच्छा जी, ये आ गया प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास बन गया z ग्रेटर देन 54 में से माइनस किया 50 को तो ये आपके पास रह जाएगा 4/5। 4/5 आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास क्या निकल कर आता है, हम देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 मीन्स आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8। अब ये एक स्टेप हो गया हमारा, हमने x को z में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा ग्राफ बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना लेती हूँ। ऐसे ये हमने ग्राफ बना लिया, इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा 0 होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलेगा, ये प्लस की वैल्यू है, इस साइड पर रहना है हमें। यह है 0.8, यहाँ कहीं होगा 0.8, ये लाइन मैंने ड्रॉ की 0.8, और इससे ग्रेटर ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखें जी, अगर मैं एरिया टेबल में देखूं यानी 0.8 पे जब वैल्यू देखूंगी तो वो मुझे 0 से लेकर 0.8 तक का एरिया बताएंगे। मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला। अब ये किस तरह से निकालेंगे, ये भी मैंने आपको कल के पिछले लेक्चर में बताया था कि जी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम देखें तो वो 0.5 आता है एरिया टोटल यहाँ का, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है तो हाफ इधर से भी 0.5 होती है, इस साइड की माइनस की एरिया की भी 0.5 होती है। अब यहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक आपके पास 0.5 है, और इसका हम टेबल में से देख लेंगे तो इस 0.5 में से जब इस एरिया को माइनस करेंगे तो ये जो शेडेड एरिया है इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या करने लगे हम ये करने लगे हैं कि जी प्रोबेबिलिटी z की जो इन्फिनिटी तक है उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी टेबल में से z की देखकर 0.8 तक। अब इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी या 0 से माइनस इन्फिनिटी हमें पता है ये 0.5 होगी माइनस, और 0 से 0.8 तक हम वो टेबल में से देख लेते हैं। 0.8
मतलब 0.80 हो जाएगी ये 0.8, और थर्ड जो नंबर है वो हमारा ऑटोमेटिकली 0 ही होता है। ये देखें जी 0.8, ये आपका 0.8 है, ठीक है 0.8, और इसको 0 में मैं देख रही हूँ तो ये 0.2881 ये आ गया, ये वाला 0.2881, 0.8 को ऊपर से यहाँ से तीसरा नंबर मैं ऊपर से लेती हूँ 0, ये 0.2881 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं जी 0.2881, हाँ जी 0.5 में से मैं माइनस करने लगी हूँ, 0.5 माइनस 0.2881, ये आ जाता है आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2119। तो इस तरीके से हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इम्प्लीमेंटेशन बताई थी कि आपने किस तरह से स्टार्टिंग लेनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। आप अगर यहाँ पर आपको कोई बात क्लियर ना समझ आ रही हो इस लेक्चर में, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन का पार्ट 1 है उसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से आपको जी के एरिया टेबल को कैलकुलेट करना बताया है। इस क्वेश्चन में हमने ये अप्लाई करना सीखा है कि किस तरह से हम एक्स को जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।